बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तानी, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ऐसे केसेस जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, कुछ ऐसे केसेस जिनको रिपोर्ट करते हुए मैं ये नहीं सोचती कि व्यूअरशिप इस पर क्या होगी या इस पर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और मुझे इस पर कोई अच्छा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को बालाए तक रख कर उन केसेस को मैं रिपोर्ट करती हूँ और फिर उन केसेस के ऊपर जो भी अपडेट्स होती है मेरी कोशिश होती है कि वो मैं आपको देती रहूँ। उन्हीं में से एक केस दुआ ज़हरा केस है, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का केस है और इसमें बहुत कुछ मुझे सहना भी पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस केस को कंटिन्यू रखा और इस केस को हम डाई डाउन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और हम हक़ के साथ खड़े रहेंगे। नूर मुक़द्दम का केस एक ऐसा केस था जिसमें आप यकीन करें कि बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत तकलीफ़ हुई है। और एक बार फिर से जब मैंने नूर मुक़द्दम की वालदा को देखा, अदालत के बाहर देखा, उस बाप को देखा जिसने अपनी बेटी को चंद लम्हों पहले ही दफनाया था और उसके फ़ौरन बाद वो थाने में मौजूद थे, अपनी बेटी को दफनाने के बाद वो अदालत में मौजूद थे, अपनी बेटी को दफनाने के बाद जब वो अदालत आते थे तो अदालत में सर झुका कर बैठते थे और उसके बाद चुप कर बाहर निकलते थे, किसी रिपोर्टर से बात नहीं करते थे। बहुत अरसे तक नूर मुक़द्दम के जो वालिद हैं वो कभी भी रिपोर्टर्स के ना सामने आए, ना उनसे उन्होंने बात की, सिर्फ चुपचाप अपनी बेटी के केस के लिए आते रहे, जाते रहे और अपनी हिम्मत, अपनी बीवी की हिम्मत, अपनी बेटी की हिम्मत, अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाते रहे। लेकिन उसके बाद जब केस का फ़ैसला आया तो वो भी भूले, उनकी जो वाइफ़ है उन्होंने भी इस पर बात की। लेकिन आप यकीन माने कि इस कदर तकलीफ़ दे था वो वक्त भी और ये वक्त भी जो अब हुआ है, मैं इस बारे में आपको रिपोर्ट करूँगी क्योंकि इसका फ़ैसला तो फरवरी में आ गया, लेकिन उसके बाद इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और ख़ास तौर पे वो जो सहूलतकार थे, वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनके हवाले से जो कुछ हुआ और अदालत के बाहर ऐसा क्या हुआ कि नूर मुक़द्दम की वालदा जो है वो आबदीदा हो गई। अदालत में क्यों नहीं इस केस के ऊपर अभी जो है मज़ीद सुनवाई हो रही है, सब कुछ क्यों रुका हुआ है, और जो लास्ट हेयरिंग अभी हुई है 2 दिन पहले, उसके अंदर आखिर हुआ ऐसा क्या था? 2 दिन ही माज़रत के साथ 4 दिन पहले, क्योंकि मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और जब मैं इसको अपलोड करूँगी ये कल का दिन होगा, तो इसलिए 4 दिन बन जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बड़ी ख़ास बताने जा रही हूँ। ऐसा क्या हुआ कि इस केस को एक बार फिर रोकना पड़ा है, तारीख़ को बढ़ाना पड़ा है, वो कौन सी चीज़ें थी जो नहीं थी, वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी फ़ायदा दे सकती हैं, शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। घंटा ही पहले इस अदालत में सुनवाई से वालदा भी मौजूद थी, नूर मुक़द्दम की दोस्त भी मौजूद थी, नूर मुक़द्दम के वालिद भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ये काम आगे क्यों नहीं चल सका, क्यों ये फ़ैसला जो है आगे को टाल दिया गया, ज़रा सुनिएगा। अब जो मुल्ज़िमान इसमें बरी हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जो है अपील जो है वो दायर की गई है, जबकि कुछ मुल्ज़िमान जो हैं जिनकी सज़ा कम है उनके ख़िलाफ़ भी निगरानी फ़ौजदारी मुकदमा जो है वो दायर किया गया है। अच्छा, अब असल में चूँकि सब मुकला मौजूद थे तो तय हुआ था कि सबको इस वक्त जो है पेपर बुक्स में, मतलब बेसिकली तरीक़ेकार मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि जो मैं अगर वो कानून की ज़ुबान इस्तेमाल करूँगी तो लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ में आपको बात समझाऊँ। पेपर बुक्स जो होते हैं बेसिकली पूरा केस जो है, ज़ाहिर सी बात है जब आप जज साहब के सामने पेश करते हैं तो जज साहब को पूरी एक डिटेल और पीछे क्या कुछ होता रहा वो सब कुछ जो है उनके सामने पेश करना होता है। अब बेसिकली जो कुछ हुआ क्या वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुक़द्दम केस की जो अपीलें थी उस पर समाअत हुई और चूँकि मुख्तलिफ़ अपील्स थी जिनमें से वो जो मुल्ज़िमान थे जिनको अभी ज़मानत पर रिहाई नहीं मिली है, यानी कि उन्हें ज़मानत पर नहीं भेजा गया, और वो लोग जिनको ज़मानत पर रिहाई मिली है उन सब के ख़िलाफ़ जो अपील्स थी। अब होता क्या है कि अभी भी ये अपीलें जो हैं ये ज़ीरो पर हैं। 24 फरवरी को इस केस का फ़ैसला आता है और अब ये सितंबर की तारीख़ आ जाती है तब भी। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है उसमें सब अपीलें चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सज़ाए मौत का जो मुजरिम है ज़ाकिर जाफ़र और ज़ाहिर जाफ़र और 2 और मुजरिम है, और मुद्दई की अपील जो है, रियासत की अपील भी इसमें शामिल है। ये सब कुछ जो है वो हाई कोर्ट में चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड दे रही हूँ। अच्छा, अब जब केस की समाअत शुरू हुई तो नूर की फ़ैमिली और उसकी दोस्त जो है वो 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँचते हैं, और जब समाअत बाकायदा शुरू हुई तो अदालत को ये बताया गया कि अभी तक पेपर बुक ही नहीं बनाई गई है। जब पता था एक समाअत होनी है और समाअत होनी है तो एक पेपर बुक भी होनी चाहिए। पेपर बुक के हवाले से जो मेरी चंद वकला से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि पेपर बुक जो है उसको तैयार करना कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ना इतना कोई टाइम टेकिंग टास्क है, ये विदिन अ वीक भी ये काम हो सकता है। लेकिन
एक बार फिर अदालत को बताया जाता है कि पेपर बुक ही नहीं बनाई गई है। अब ये बेसिकली पेपर बुक जो है इसमें सब कुछ होता है, यानी जो कुछ ट्रायल कोर्ट में हुआ है हर चीज़ इसमें केस से मुतालिक जो है वो शामिल होती है। अब 2.5-3 माह पहले भी एक समाअत हुई थी, 2.5-3 माह पहले एक समाअत हुई थी। इसमें भी जो मरकज़ी मुजरिम था उसकी तरफ से एक वकील किया गया। वकील साहब का नाम था सरदार उस्मान खोसा। तो बताया गया जी कि वो आज हाजिर नहीं हुए। फिर आज भी एक वकील साहब थे और यही कहा गया कि चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं तो आज भी वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि किस तरह से, ठीक है मसरूफियात होती है, जो भी होता है तो वो उस मसरूफियत को देख के कोई तारीख़ वगैरह तय हो जाती है, लेकिन जो भी होता, ज़ाहिर सी बात है अदालत की अपने मसरूफियात होती हैं, वकला की अपनी मसरूफियात होती है, लेकिन ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, बड़ा ही तकलीफ़ दे तारीख़ का एक ऐसा केस था जिसके अंदर आपको याद होगा कि नूर मुकद्दम को किस तरह से कत्ल किया गया, कितना तशद्दुद किया गया, उसका सर काटा गया, फुटबॉल बनाकर इससे ये जालिम ज़ाहिर जाफ़र जो है खेलता रहा, और किस तरह से इस लड़की के साथ 2 दफ़ा ज़्यादती की गई। ये सब चीज़ें जो है मेडिकल के अंदर आ चुकी हुई हैं। ये किस तरह से वो 2 बार भागने में कामयाब हो सकती थी, लेकिन ये जो शाह के वफ़ादार थे, ये जो चौकीदार था, ये ड्राइवर था, उसको घसीट कर अंदर लेकर आए, उसको जाने नहीं दिया, ज़ाहिर जाफ़र के हवाले कर दिया। ये सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ, ये खौफनाक ये वीडियोस जो हैं ये सब वायरल हुई थी, सब ने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, हम सब ने देखा किस तरह से नूर मुकद्दम ने बालकनी से छलांग लगाई, वो नीचे गिरती है, किस तरह वो घिसटते हुए गेट तक पहुंचती है, किस तरह से ये जालिम जो है उसको गेट से बाहर नहीं जाने देते, किस तरह से ये जालिम घटिया इंसान ज़ाहिर जाफ़र नीचे आता है, किस तरह इसको बालों से घसीटता हुआ ऊपर ले जाता है, और फिर उसके बाद क्या कुछ नहीं होता, और उसके बाद जो है उसको फिर भी सेफ पैसेज देने के लिए घर के सारे CCTV कैमरास की वीडियोज़ जो है उनको इरेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद तारीख़ का एक ऐसा केस, पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा केस जिसको ऑन डे टू डे बेसिस भी सुना गया, उसके बाद फिर जब फैसला भी आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि कभी पेपर बुक नहीं है, कभी वकील साहब नहीं है, कभी कुछ और मामला है। और ये मामला जो है ये वालिदैन को कितनी तकलीफ़ देते हैं कि जब नूर मुकद्दम की वालदा बाहर खड़ी थी और उनको पता लगा कि एक बार फिर ऐसे ही हो रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उसके वालिद जो हैं उनके कंधे ढलक गए, वो दोस्त जो आई थी साथ उसकी वालदा को संभाल रही थी। आप देखिए कि कितनी तकलीफ़ से ये वालिदैन पहले गुजरे, और उसके बाद पेशी पे पेशी, अदालतों में जाना 2.5 महीने पहले, उसके बाद दोबारा तारीख पे फिर अगली तारीख। मैं दरख्वास्त करूँगी जज साहब से, खुदा के लिए इस केस को आप अर्जेंट बेसिस पर लगाइए। आपसे मेरी इस्तदा है, इन दुखी वालिदैन के दिल को कोई करार हो, वो बाप जो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है, पूरा हक़ है उन्हें, इस्लाम हक़ देता है, खून का बदला खून, खून का बदला खून। तो इसका फ़ैसला होना चाहिए, इस फ़ैसले का फ़ैसला होना चाहिए। अब क्या है, ये जो फ़ैसला आ चुका है इस पर अब फ़ैसला आ जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराऊँगी, हमें इंसाफ़ चाहिए, नूर मुकद्दम को इंसाफ़ चाहिए, उसके वालिदैन को इंसाफ़ चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अगली बार भी जब नूर मुकद्दम की वालिदा आए तो इसी तरह से रोती हुई वापस जाए, इसी तरह आंखों में आंसू लिए हुए वापस जाए, इसी तरह से वो बाप जो है वो बुझे हुए कदमों के साथ घर को लौटे, इसी तरह से वो बहन जो है वो इंतज़ार जो कर रही है, और वो भाई जो इंतज़ार कर रहा है कि हमें इत्तला दी जाएगी कि हमारी बहन का मुकदमा जो है वो जीत लिया गया, वो खुशखबरी सुने जो वो सुनना चाहते हैं। अब क्या होता है, जनाब वकील साहब, मैंने जैसा कि बताया उस्मान साहब पहले भी हाज़िर नहीं थे, अब जो वकील थे वो भी हाज़िर नहीं थे, तो अदालत ने कहा ठीक है, तो जेल की अपील आई हुई है तो अदालत किसी को वकील मुकर्रर कर देती है। तो जब वकील किसी ने कर लिया है तो अदालत को कोई ज़रूरत नहीं वकील करने की। अदालत को बताया गया कि वकला की तरफ से बेसिकली ये बताया गया, मतलब अब अदालत कह रही ठीक है कोई और वकील कर देते हैं, तो अदालत को बताया कि वकला की तरफ से इस केस के क्या क्या मराहिल हो सकते हैं। जो शाह खावर साहब हैं जो कि नूर मुकद्दम का ये केस लड़े, उन्होंने ये बातें बताई। अच्छा, दूसरे 2 मुजरिम जान मोहम्मद और इफ्तिखार, ठीक है जी, माली और वो जो चौकीदार है, एक के वकील जो कामरान मुर्तज़ा है, उनकी सज़ा मुअत्तली की भी अपील दायर की हुई है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इनका ये कहना है कि जब तक अपीलों का फ़ैसला नहीं होता तो हमारे ये जो मुल्ज़िमान हैं इनको बेल दी जाए, फिर जब भी अपील का फ़ैसला होगा अगर सज़ा हुई तो सज़ा दे दी जाए, बाद में फ़िलहाल तो इनको ज़मानत दी जाए। अदालत ने कहा कि इसको भी हम देखेंगे आगे जाकर अगले मराहिल में कि क्या करना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हुक्म दे दिया है कि 7 दिन के अंदर गालबन पेपर बुक तैयार की जाए
اور تمام وکلا کو فراہم کی جائے۔ اگلی سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ دوبارہ کسی اور ایک بڑی مجبوری کے ساتھ یہ حاضر ہوں اور کہیں کہ پیپر بک تیار نہیں کی گئی۔ البتہ میں سمجھتی ہوں کہ ملزمان کو اگر آپ ضمانت پہ رہائی دے دیں گے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دیگر ملزمان جو ضمانت پر ہیں اگر ان کو رہائی دی گئی ہے تو ضمانت پہ انہیں بھی رہائی دی جائے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر جعفر کے ساتھ مل کر تقریباً قتل کرانے میں ان کی معاونت ہے، تو ایسے میں ان کو ضمانت دیا جانا جو ہے بہت کچھ ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ ایون فرار ہونے کی کوشش بے شک آپ کو معلوم ہے کہ پابند ہوتے ہیں، ان کے اوپر نظر بھی رکھی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال سے جن کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے تو انہیں بھی بالکل ضمانت پر رہائی نہیں ملنی چاہیے تاکہ کیس جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے۔ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جیل میں ظاہر جعفر جو ہے کچھ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کو کھانا پینا جو ہے اس کو باہر سے مل رہا ہے۔ یہ چیزیں کچھ ایکسکلوسیو مجھے انفارمیشن دی گئی ہے، لیکن میں اس کو ابھی مزید کنفرم کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ جیل کے اندر ظاہر جعفر کے شب و روز کیا ہے، کیونکہ اس کی بیماری کا بہانہ بنا کر اس کو ہسپتال بھی منتقل کیا گیا تھا پیچھے، اور اسے تھوڑا پروٹوکول بھی دیا گیا تھا، لیکن پوری ڈیٹیل ظاہر جعفر کی جیل کے اندر سے آپ کو آنے والی اپنی ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ڈبل کنفرم کرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں چیزیں جو ہیں جب وہ اسٹرائک ہوتی ہیں اگر وہ غلط پروو ہو تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو مزید آپ کو اپڈیٹس دوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔